नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। पश्चिम बंगाल की 2 सीटों के 15 बूथों पर आज फिर से वोट डाले गए। काउंटिंग के दौरान की व्यवस्था के खिलाफ टीएमसी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई। टीएमसी और बीजेपी दोनों ही नतीजों को लेकर खुद को आश्वस्त दिखा रहे हैं। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि बंगाल में राजनीतिक पार्टियों के बीच भारी अविश्वास का माहौल है। चुनाव आयोग पर टीएमसी बिल्कुल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। वोटिंग और काउंटिंग के बीच 5 दिन के गैप पर भी टीएमसी ने सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल के नतीजों पर भी तमाम सवाल उठने तय हैं? पश्चिम बंगाल के चुनाव को जंग की शक्ल क्यों दे दी गई? क्या यह चुनाव सीएम ममता बनर्जी के अस्तित्व का चुनाव बन गया है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को मान्यता नहीं दी। सर्वोच्च न्यायालय जाने का प्रयास किया, ये भी उनकी चिर परिचित छटपटाहट और बौखलाहट का ही एक प्रमाण है। निराशा के चरम स्थिति पे पहुंच गए ममता बनर्जी। जो बोल देती थी 294 सीट में मैं लड़ रहा हूं और ठाठ से जीतती थी, आज गली गली प्रचार करना पड़ रहा है। और जितना भी रिपोल करते रहिए, परेशान करते रहिए, लोग जो है तृणमूल कांग्रेस पे ही भरोसा रखेंगे। कोर्ट ने उनको समझा दिया कि डेमोक्रेसी क्या है। इलेक्शन कमीशन किसको देके काउंटिंग कराएगी, तो इसकी ये उनकी प्रेरोगेटिव है। आदमी था, मैंने टीएमसी को गुंडा बाहिनी हमको बुलाया कि इसमें वोट दिया, हम बोला 3 नंबर में वोट दिया, इसलिए बहुत मार मारा है। यहाँ पूरा दिखाया है। सुबह 10-11 बजे तक अच्छा वोट हुआ, उसके बाद टीएमसी का आदमी वोट बंद कर दिया। बूथ में बंद कर दिया। अपने मेहमानों साहब को मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला, बीजेपी के प्रवक्ता, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार भास्कर चटर्जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सोमनाथ सिंह थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, टीएमसी के नेता। कांग्रेस से हमारे साथ चंदन घोष चौधरी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी, मैं अभी टीएमसी के नेता जुड़ेंगे तो मैं उनसे सवाल करूंगा, लेकिन आज जब पुनर्मतदान हो रहा है, एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में गई थी जिसमें खारिज हो गई केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर, लेकिन इस बीच एक सवाल टीएमसी ने खड़ा कर दिया है कि 29 तारीख को वोटिंग खत्म हो गई, 5 दिन का गैप क्यों रखा गया काउंटिंग के लिए? 48 घंटे के बाद क्यों नहीं काउंटिंग की गई? मुझे लगता है कि उसका जवाब आज ही मिल गया। आज जैसे रीपोलिंग करने की आवश्यकता पड़ी, जब बड़े मैचेस होते हैं तब भी आपको शायद पता होगा कि एक रिजर्व डे, 2 रिजर्व डे रखा जाता है। हालांकि मैं क्रिकेट से तुलना नहीं करना चाहता हूँ, पर ये इलेक्शन कमीशन का विशेष अधिकार है। इसमें मेरी राय क्या है उससे कोई मायने नहीं रखती। हमको तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये पहली बार 40-50 वर्षों में, और विजय त्रिवेदी जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, इतने चुनाव कवर किए इन्होंने, इनसे पूछे कि 40-50 वर्षों में इतना वायलेंस फ्री चुनाव कभी उन्होंने नहीं देखा होगा। लास्ट चुनाव में 40-50 हत्याएं हुई, इस बार 1 या 2 हुई, वो भी अनफॉर्चुनेट नहीं होनी चाहिए थी। पर एक चीज आप देखो, और विजय जी ने भी नोट किया होगा, जब से एग्जिट पोल्स आए हैं ये ट्रिपल डी शुरू हो चुका है। ट्रिपल डी पता है क्या है? 3D। पहला डी है ड्रामा, स्ट्रांग रूम के बाहर, वो भी फर्जी निकला सब कुछ, वो पहले ही बताया था, सेग्रीगेशन था पोस्टल बैलेट का। फिर डी से किस प्रकार से धमकी पर उतरा। आज फाल्टा में उनके वो चौकीदार, क्या है उसका नाम, इसराफिल चौकीदार, ये धमकी दे रहा है कि रक्तपात होगा चुनाव के बाद। और फिर उसके बाद कल्याण बैनर्जी बोल रहे हैं कि जल्लाद है होम मिनिस्टर। और फिर उसके बाद आप देखिए डाइवर्ट करना, एक बहाना बनाना कि मैं चुनाव हार जाऊं तो प्री पोल एक्सक्यूज हो जाए मेरे पास, तो कभी इलेक्शन कमीशन को, कभी सुप्रीम कोर्ट को गाली देना। आज सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने मानी इनकी बात को काउंटिंग एजेंट को लेकर। ये सब माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। और मैं एक लास्ट पॉइंट बता के अपनी बात रोकता हूं। आप दोनों पक्षों में डिफरेंस देखिए। शुभेंदु अधिकारी एक तरफ टीएमसी के नेताओं को और सबको बोल रहे हैं कि देखो अब चुनाव खत्म हो गया,
लेट अस काम डाउन। हम लोग सब लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल थे, अब हम लोगों को बंगाल को आगे बढ़ाना है। और दूसरी तरफ आप भाषा सुनिए टीएमसी के नेताओं की, काट देंगे, मार देंगे, जला देंगे, जुला देंगे, रक्तपात कर देंगे। इसी से पता चल रहा है कि कहाँ डर है, कहाँ बौखलाहट है। और मुझे लगता है अधीर रंजन चौधरी का भी अभी का बयान अभी आया 1 घंटे पहले कि टीएमसी के गुंडे ऑपोजिशन के लोगों को पार्टिसिपेट करने नहीं दे रहे, क्योंकि अभी कांग्रेस बोलेगी, पर कांग्रेस तो दुनिया भर की कंफ्यूज पार्टी है भाई। हैं, उनका नेता निकोबार में है, लेफ्ट वाला चोकोबार खा रहा है और ममता बनर्जी बाहर जा रही है। मैं सोमनाथ जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले चंदन घोष जी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि अधीर दा की बात यहां पर उठी है, क्योंकि इससे पहले भी अधीर दा ने कहा कि लोकल पुलिस ममता बनर्जी और टीएमसी के कैंडिडेट को मदद कर रही है। आप ही की तरफ से बयान सामने अधीर दा की तरफ से कि ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं। देखिए, बात तो ये है, जैसे इट्स सिंपल जोक, जैसे क्या राहुल गांधी कहाँ पे गए, क्या कर रहे, इसके साथ ये चुनाव का भी संबंध दूर दूर से नहीं। लेकिन बात ये बनता है, ये बंगाल में ये चुनाव में ये 4 दिन गैप, आपका जो मुद्दा था ये आज का डिस्कशन का, क्यों है? ये सही बात है, एक स्पेस ऑफ गैप तो रखना ही पड़ेगा, एक स्पेस तो रखना ही पड़ेगा, जिससे अगर रीपोल हो, जैसे आज रीपोल हो रहा है, तो रीपोल का तो स्पेस होता ही है, ये तो प्लान है। और दूसरा बात ये है, क्लियरली जो स्टेटमेंट करना चाहता हूँ पार्टी की तरफ से, हम लोग अगर कुछ बोलने का होता तो ये शेड्यूल तो बहुत दिन पहले बना चुका, तो तब बोला होते। हम लोग ऐसा कुछ मुद्दा नहीं बनाया, जिसे स्पेस ऑफ टाइम होना चाहिए, ये दे, मतलब ये मुझे कांग्रेस का स्टैंड, चंदन जी मुझे कांग्रेस का स्टैंड क्लियरली बोले। नहीं, ये 5 दिन का गैप कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा नहीं है, ये टीएमसी का मुद्दा है। केंद्रीय कर्मचारी ही क्यों, ये टीएमसी का मुद्दा है, ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। हम लोग का मुद्दा, हम लोग तो ये जो डिमांड थी चंदन जी, ये गलत डिमांड थी जिसे कोर्ट ने भी खारिज किया। गलत सही, ये दूसरा बात है, लेकिन हम लोग का डिमांड इसमें नहीं था। हम लोग का बोलना है, हम लोग का स्टेटमेंट जो है इसमें ये नहीं था, क्योंकि हम लोग का सोच जो है ये अलग हो सकता है टीएमसी से, लेकिन हम लोग का सोच जो है, अगर कुछ बोलना होता तो पहले, आई मीन थोड़ी सी स्टूडियो में आवाज बढ़ा दीजिएगा। शेड्यूल हुआ तो शेड्यूल बहुत दिन पहले बना चुका था, तो तब बोलना होता अगर होता तो। तो अभी नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। बात ये होता है, ये चुनाव होने का बाद आफ्टर शॉक, व्हाट यू कॉल, ये आफ्टर शॉक वेरी डेंजरस है, क्योंकि बंगाल के चुनाव में जब ये आफ्टर शॉक किसको लगा है चंदन जी? आफ्टर शॉक किसको लगा है? मेरा बोलने का ये मतलब है, ये आफ्टर शॉक जो होता है ना, ये हुआ, ये तो हुआ 2023 पंचायत में 60 पीपल डाइड, ये तो हुआ, ये देखिए अब आफ्टर शॉक में तो वही जाएंगी पार्टियां जिनका बहुत कुछ स्टेक में लगा हुआ है। टीएमसी जो सत्ता में है, बीजेपी सत्ता में आना चाह रही है, आप भी उसमें हैं, आप भी उस रेस में हैं। नहीं तो क्लैश तो होगा, ये तो है ही। मतलब ये अपना बीच में लड़ना तो ये तो होता ही है, लेकिन ठीक है, ये जो मतलब जो परिस्थिति बनाता है, जैसे बनाता है, ये बातों में ये देख लूंगा, सोमनाथ जी, लेकिन होना नहीं। सोमनाथ जी देखिए, आपकी आपत्तियों पर आपकी केंद्र में सहयोगी कांग्रेस भी खुलकर साथ नहीं दे पा रही है। सवाल यह है कि इतनी आपत्ति, इतना संदेह क्यों? आप देश की सर्वोच्च अदालत तक गए, वहां भी आपकी मांग खारिज हो गई। कोर्ट ने कहा इसमें गलत क्या है, सब कुछ सही है, चुनाव आयोग का अधिकार है, केंद्रीय कर्मचारी उसमें है, आपको क्यों संदेह है? नहीं, मैंने पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूं, मैं तृणमूल कांग्रेस का नेता सिर्फ नहीं हूं, कोई बूथ स्तर का भी मैं कोई पद में नहीं हूं, ये पहले क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि नीचे दिखा रहा है मैं तृणमूल कांग्रेस का लीडर हूं। मैं बंगाल में रहने वाले करोड़ों आदमी जो लोग ममता को मसीहा समझते हैं, मैं उसमें से एक हूं। मतलब आप टीएमसी समर्थक हैं, ठीक है, इसको मैं ठीक करवा लेता हूं। समर्थक बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है, इनका ठीक नाम ठीक कर लीजिए, सोमनाथ सिंघाराय जी, टीएमसी समर्थक लिख दीजिए जी। सेकंड जो चीज है, ये अभी पूनावाला जी का उतना क्लियर नहीं आया, हर टाइम बोल रहा है जी ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ। 2016, 2019, 2021, 2024 तब पावर में था, यही हमारा बीजेपी गवर्नमेंट पावर में था, उसका इलेक्शन कमीशन यहाँ पर इलेक्शन कराया था 2016, 19, 21, 24 में।
अगर वहां पर ये लोग इलेक्शन नहीं कर पाया तो फेल्यूर किसका है, ये तो मान लेना चाहिए। फिर वहां पर इलेक्शन कमीशन जो लोग उन्होंने पुट किया था बंगाल में, वो लोग सही काम नहीं किया, इसलिए इलेक्शन सही से नहीं हुआ। इस बार ये लोग इलेक्शन कमीशन सही काम कर रहा है, इसीलिए सही इलेक्शन हो रहा है। पहले तो पराजय मान लीजिए कि ये सब इलेक्शन कमीशन जो रिक्रूट किया था इससे पहले, ये इलेक्शन कमीशन सही से काम नहीं किया, ये पहले इसका बात बोलिए कि इलेक्शन सही से नहीं हुआ। कांग्रेस का क्या प्रॉब्लम है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये भी देखा है जब कांग्रेस सीपीएम का साथ यहाँ पर गठबंधन था यहाँ पर, तो तब भी ये लोग केरल में सीपीएम और कांग्रेस एक दूसरे से लड़ते थे। मैं पहले मेरा राजनीति देखो फ्रीज हो गए, जनता ने फ्रीज कर दिया है इनको। पर मैं एक बात हाँ आवाज आ गई, जी जी बोले आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैं जो बोल रहा था, जो कांग्रेस का जो यहाँ पर कल भी अधीर रंजन चौधरी साहब एक टीवी चैनल में था, मैं भी था वहां पर। अधीर रंजन जी डायरेक्टली बोल रहा था ममता का भगाना चाहिए। अब ममता को भगाना चाहिए तो कौन आएगा यहाँ पर, बीजेपी आएगा। तो कांग्रेस को मान लेना चाहिए बीजेपी को ले आने के लिए यहाँ पर तृणमूल को यहाँ से निकालना सबसे अभी बहुत दिलचस्प लड़ाई हो गई, बहुत दिलचस्प लड़ाई होगी। और ये देखिए बीजेपी को ले आओ, ये तो वोटिंग के बाद, एग्जिट पोल के बाद ये नई डेवलपमेंट सामने आ रही है। मैं अनुरोध करूंगा पीसीआर में लेकिन हम लोग नहीं आ पाएंगे तो बीजेपी को लेकर एक साथ रखिएगा, क्लियर होना चाहिए। दिलचस्प बहस यहाँ पर हो रही है। और वर्सेस विंडो काटना, वर्सेस का विंडो विद विंडो ने वर्सेस, मतलब ये इन्होंने कहा आप, मतलब ये आफ्टर शॉक, ये आफ्टर शॉक क्या है, प्लीज बताएं, बहुत दिलचस्प चर्चा हो रही है। चूजन वर्ड्स आफ्टर शॉक जो बोले हैं, ये बंगाल में जो एक्सपीरियंस है हर चुनाव का बाद, आफ्टर शॉक तो यही है ना, हर चुनाव का बाद। तो किसको शॉक दे रहे हैं आप, टीएमसी को? टीएमसी को शॉक लगा है, बीजेपी को लगा है? बोलने का बात ये होता है, ये जहां पे तो क्लैश तो एक से नहीं होता है ना, तो दूसरे, मतलब ये दो पार्टी तो है ही, लेकिन जो पार्टी सत्ता में है अभी बंगाल में, तो इनका तो जिम्मेदारी ज्यादा लेना चाहिए। तो आएगा कौन? चंदन ये बताओ, अगर तृणमूल कांग्रेस जाएगा तो आप लोग सत्ते पे आ सकते हैं क्या? एक बात सुनिए सुमनादा, एक बात सुनिए, कोई स्पेस किसी में मल्टी पार्टी सिस्टम में आप ये कह नहीं सकते कि इसको वोट देना तो इसको छोड़ना, ये होता नहीं। बात ये होता है हम लोग का एक वॉइस है, मल्टी वॉइस होता है। हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, तब तो नहीं बोले हैं हम लोग, पार्लियामेंट में भी वोट दिए। तो बात ये होता है हम लोग का जो वॉइस है, हम लोगों का जो मतलब जो पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन है तो रहेगा। तो हम लोग का उम्मीद तो ये रहेगा, हम लोग तो मैं सोमनाथ जी नहीं, ये वैलिड पॉइंट है, सोमनाथ जी वैलिड पॉइंट है। मतलब आप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस बंगाल में चुनाव ना लड़े? भाई पॉलिटिकल पार्टी है, उनका अधिकार है चुनाव लड़ने का। अगर बंगाल में कांग्रेस लड़ रही है तो आप कह रहे हैं बीजेपी को लाने के लिए लड़ रही है? नहीं, कांग्रेस को चुनाव लड़ने का अधिकार है, मैं वो नहीं बोलना चाहता हूँ, लड़ो भाई। लेकिन ये क्यों बोल रहा है टीएमसी को हटाना चाहिए? तो कौन आएगा? हम लोग बीजेपी को हटाना चाहिए, ये बहुत दिलचस्प, ये बहुत हटाना चाहिए। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चंदन ये बहुत दिलचस्प, मतलब कांग्रेस पार्टी। सोमनाथ जी मतलब आप, मतलब ये स्टेटमेंट ऑफ द डे है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस लड़े, लेकिन बंगाल में आके ये ना कहे कि टीएमसी को हटाओ। मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी वहां पर चुनाव लड़ इसलिए रही है कि वो सत्ता में आए, और वो चाहेगी कि जो बैठा हुआ कांग्रेस तो ये क्लियर करे जो वो सत्ते पे आएगी। स्टेटमेंट ऑफ द डे, स्टेटमेंट ऑफ द डे, ये इसको बोलने दीजिए कि हम लोग सत्ते में आएंगे। अगर सत्ते में नहीं, वो लोग एक बार भी नहीं बोल रहे बीजेपी को हटाना चाहिए, वो लोग सिर्फ बोले तृणमूल को हटाना चाहिए। शहजाद पुनावाला को मिलाइएगा स्क्रीन पर। देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सी जुगलबंदी ये चल रही है पॉलिटिकल पार्टियों के बीच। प्रत्युष जी ऐसा है कि देखिए ऑन एयर मैंने निकाह तो देखा है, पहली बार 3 तलाक देख रहा हूँ। ये 3 तलाक हो गया, दिल्ली का 3 तलाक हो गया अब। और दूसरी बात सुनिए ना, तो ये गोवा क्यों गए थे मुंह उठा के टीएमसी वाले? वो वहां पे कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट फाइट है। गोवा मुंह उठा के गए थे, टीएमसी का गोवा में क्या लेना क्या देना। गोवा गए थे, वहां पे क्या बोल रहे थे, ये कांग्रेस नहीं आनी चाहिए, हमको ले आओ, कांग्रेस को मत लाना। और अब बोल रहे कांग्रेस को, अच्छा पर कांग्रेस भी बेचारी, साइकिल का स्टैंड होता है, कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं है, कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं है। सुनिए सर, मैंने आपके बीच में बोला, चंदन जी आपके लिए वैसे ही कुछ नहीं बचा है, वो आपको निकोबार ही जाना है। चंदन जी 10 सेकंड, चंदन जी पर मुझे अपनी बात कहने दीजिए ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। इसके लिए निकोबार जाना है प्रत्युष जी, मैं एक अपनी बात निकोबार तो जाना, बात पूरी कर लूं। ओके,
देखिए ऐसा है, कांग्रेस के अब तो राहुल गांधी ने भी अधीर रंजन जी का थोड़ा सा मान रखते हुए सही स्टैंड लिया है, पर कांग्रेस के प्रवक्ता पता नहीं क्या। अच्छा, ये टीएमसी वाले से आपने स्टार्टिंग में टीएमसी बोला उनको, तो उनको भी इतना डर लग रहा है कि अब टीएमसी से आइडेंटिफाई नहीं होना है। ये देखो, ये एग्जिट पोल है कि सीधे सीधे सोमनाथ जी तो कितनी डिबेट में मेरे साथ रहे, खुले बोलते थे टीएमसी से हूं, टीएमसी से हूं, मैं टीएमसी का। अब उनको भी पता है 4 तारीख को क्या हो रहा है, तो टीएमसी से वो पल्ला झाड़ रहे। एनीवे 300 सीट जीतेंगी, पता है ममता बनर्जी का बयान है, 294 में से। पता नहीं कौन सी डिल्यूजन में, डिलुलू बोलते हैं इसको। और अभिषेक बैनर्जी का एक स्टेटमेंट में कोट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे बैठे इंस्टीट्यूशन पे कैसे आरोप लगाते हैं। अभिषेक बैनर्जी ने 2 दिन पहले ट्वीट किया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को सीएपीएफ के लोगों ने मारा। वीडियो सामने आया कि वो व्यक्ति बेचारे वो हेल्थ की वजह से वो कोलैप्स करके मर गए। उस पर माफी मांगेंगे सोमनाथ जी? नहीं, एक्चुअली यहाँ पर लाइन का प्रॉब्लम हो रहा है, हमको सुनाई लाइन का नहीं, लाइन कट गई है। नहीं, अरे आप यही तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। आप लोग जो हकीकत है उसमें नहीं जाएंगे। मैं लेकिन अभी फिलहाल नेटवर्क ठीक है सोमनाथ जी, अभी फिलहाल नेटवर्क ठीक है, हम आपको देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं। नहीं, समझ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, समझ कैसे पाएंगे? समझ देखिए, 15 साल से हम लोग समझ ये बीजेपी से तो बंगाल को रक्षा किया कि नहीं? मैं बता रहा हूं, ये 4 तारीख में भी बीजेपी से बंगाल को रक्षा करेंगे हम लोग। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बोले आपकी आवाज आ रही है। आपको कोई डरा रहा है टीएमसी से? पीछे से कोई डरा रहा है इनको बोलने के लिए? क्लियर आ रही है आपकी आवाज? नहीं, पीछे से टीएमसी वाले डरा के बुलवा रहे हैं, साफ साफ दिख भी रहे हैं, आप बोले। नहीं, पीछे से डीएमसी वाले डरा के बुलवा रहे हैं सब। देखो, अब वो छोड़ दिया बोलना। क्या चुनाव भयमुक्त नहीं हुआ बंगाल में इस बार? नहीं, मैं क्योंकि बंगाल का प्रभारी था और बंगाल में मैं था लगातार चुनाव के दौरान, ये मैं इलेक्शन कमीशन के जो सेंट्रल ऑब्जर्वर है उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अगर वो नहीं रहते तो चुनाव नहीं सही से हो पाता। तो ये एक सच्चाई है कि लेफ्ट ममता जी की सरकार में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हेलीकॉप्टर का परमिशन लैंडिंग का नहीं मिला। 20 किलोमीटर दूर से हम लोग को गाड़ी से आना पड़ा। जहां भी बारासात में और हावड़ा में परमिशन नहीं मिला, इनका ओसी लिख दिया कि नहीं देंगे। इनकी एसपी से भी बात हुआ, सबसे हुआ, तब दूसरे दिन बहुत मजबूरी में दिया जब इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर इंटरफेयर किए तब। ये एक सच्चाई है। मैं इलेक्शन कमीशन को इस बात के लिए भी बोलना धन्यवाद प्रकट करता हूं। इस मामले में एसआईआर में उनकी कमी रही और आप ही देखिए आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तेलंगाना में एसआईआर हो रहा है। हम लोग ने लाखों रुपए का ऐप बनाया, हर वार्ड वाइज वहां कैंप लगाकर वहां एसआईआर करवा रहे हैं ताकि उसको लोग को दिक्कत नहीं हो। वाहिद हिंदुस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने ऐप बनाया और वार्ड बाई वार्ड हम जाकर वो लोग को जन चेतना कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। 91 लोग का नाम कटा, माइनॉरिटीज का नाम कटा। इसमें इलेक्शन कमीशन की और टीएमसी सरकार दोनों जवाबदेह है। आप अपने लोग को कागज फेलिसिटेट नहीं कीजिएगा, आप डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड कीजिएगा, आपका ऑफिसर नहीं करेगा। लोग दर दर भटक रहे हैं। जो जुडिशियल ऑफिसर को घेरा गया उन पर परेशानी हुई है। आदिल हसन जी, आपने इस बात को खुलकर कहा कि अच्छा चुनाव हुआ और इसके लिए आपने इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद भी दिया कि भयमुक्त चुनाव हुआ। लेकिन अभी भी टीएमसी को भरोसा क्यों नहीं है इलेक्शन कमीशन पर? वो एक लाइन, एक शब्द नहीं बोल रही है कि इस बार बंगाल में भयमुक्त और हिंसा रहित चुनाव हुआ। मैं एक बात सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को भी बोलना चाहता हूं कि इलेक्शन के बाद जो पोस्ट पोल वायलेंस होगा, जो टीएमसी के गुंडे, जो टीएमसी की दादागिरी चलती है, इस पर तो जरूर इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज का एक कमीशन बनाए। क्योंकि हर बूथ पे जो बैठा हुआ कार्यकर्ता है, जो मतलब आप कह रहे हैं नतीजों के बाद बड़े हिंसा की आशंका है? इनका असली चेहरा दिखेगा। इनकी गुंडागर्दी नतीजों के बाद है। टीएमसी की गुंडागर्दी में चैनल पे लाइव बोल रहा हूं, इतना धमका हमारे साथ नहीं है, उनका कनेक्शन कट गया है। धमका रहे हैं टीएमसी के गुंडे, आपको यकीन नहीं होगा। पीसीआर से कहूंगा कि जल्दी से कनेक्ट करें। धमका रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि लोग भय में है। ये गुंडागर्दी सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज इसको मॉनिटर करे। ममता बनर्जी से बड़ा तानाशाह हिंदुस्तान के लोकतंत्र में कोई नहीं है। ये आशंका नरेंद्र मोदी को असली फॉलो करती है। सोमनाथ जी, आवाज गई आप तक? ये नरेंद्र मोदी जी की असली बहन है। मोदी जी के लिए प्रचार करने गुजरात गई थी ये औरत। ये असली डिक्टेटर है। इन्होंने चुनाव के बाद हिंसा की आशंका जाहिर की है। हम सुप्रीम कोर्ट के मंत्री के जिस बयान को आपने कहा कि चुनाव के नतीजों के बाद 60 दिन तक क्यों यहां पर रहनी चाहिए सेंट्रल फोर्सेस, ये बात दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी खुद कह रही हैं कि अब तक का चुनावी हिंसा और 2021 के नतीजों के बाद की हिंसा देखकर लोगों के मन में डर और भय है क्या? सोमनाथ जी, प्रत्युष साहब 180 दिन रहे सीआरपीएफ, क्यों नहीं रहेंगे? देश का पुलिस है।
क्या दिक्कत है रहने में? आप क्यों टीएमसी डरती है? माइनस में भी नहीं है बंगाल इलेक्शन में, आप चुप अरे हम माइनस में तो क्यों डरते हो यार? आप माइनस में भी नहीं है, आप चुप कीजिए, हमको बोलने दीजिए, हमको बोलने के लिए बोले ना, हमको बोलने दीजिए ना। क्यों कहते गोवा चुनाव लड़ने? आदिल जी बोलने दीजिए, आदिल जी बोलने दीजिए, आदिल हसन जी को बोलने दें। अगर आपने सवाल किया तो जवाब तो ले लीजिए। आदिल जी, ममता बनर्जी गई थी वो दिन। आदिल जी आपका सवाल पहुंच गया उन तक, आपका सवाल उन तक पहुंच गया। अभी उनको बोलने दीजिए, सोमनाथ जी को। सोमनाथ जी, एक्चुअली ये लोग चिल्लाएंगे क्योंकि ये लोग यहाँ पर गठबंधन किया था हुमायूं कबीर का साथ। हुमायूं कबीर का साथ कौन सा हुमायूं कबीर? जो हुमायूं कबीर ऑन एयर बोल रहा था 1000 करोड़ रुपया बीजेपी से लेना है, और मुस्लिम लोग उल्लू है, बुद्धू है, इन लोगों को बहुत आसान है पटाने में। तो इन लोगों का वोट कैसे भी करके बीजेपी का पक्ष में जाएंगे, तृणमूल का पक्ष से नहीं जाएंगे। तो मुस्लिम लोग का वोट तृणमूल में नहीं पड़ेंगे तो तृणमूल हार जाएंगे। ये लोग तो वही है ना जो बीजेपी का पास से पैसा लेने वाले पार्टी है, तो ये लोग चिल्लाएंगे, ये सब बोलेंगे, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें फर्क कुछ। लेकिन आपने सेंट्रल फोर्सेस चुनाव के नतीजों के बाद रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए, इसका जवाब अभी तक आपने नहीं दिया। जवाब देने दीजिए प्रत्युष भाई, जवाब देने दीजिए। इससे पूछिए, सोमनाथ सिंघा से पूछिए, गुजरात जल रहा था तो ममता बनर्जी मोदी का प्रचार करने गई। कल 953 रुपया गैस का बढ़ा, उस पर कुछ नहीं बोली। अदानी बंगाल में भी, अदानी गुजरात में भी है। ये गुजरात जल रहा था तो ममता बनर्जी प्रचार करने गई, और ये अभी नाटक बंद कीजिए। कभी ममता बनर्जी कभी भी मोदी का प्रचार में नहीं गया, हमको बोलेगा कभी भी प्रचार में नहीं गया। आने से चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। ये कौन है भाई? मुसलमानों के जकात फितरा से हमारा घर चलता है। ये सब नया नया आदमी आएगा, चिल्लाएगा। सत्ता में है ये लोग मैं लेफ्ट से भी हमारे साथ हैं शुभम बनर्जी जी, उसके बाद मैं विजय त्रिवेदी सर का रुख करूंगा। शुभम जी आवाज जा रही है, एक एक करके बोले, किसी को समझ में नहीं आएगा। शुभम बनर्जी, इस बार के चुनाव में लेफ्ट के लिए कोई मौका दिख रहा है आपको? लेफ्ट के लिए कोई मौका दिख रहा है? देखिए, अगर आप एग्जिट पोल का वर्डिक्ट देखेंगे, क्यों नहीं अरेस्ट किया? सीबीआई का छापा पड़ा। अगर आप एग्जिट पोल का वर्डिक्ट देखेंगे तो ये क्लियर है कि टीएमसी के खिलाफ एक रुझान दिख रहा है, तो एंटी इनकम्बेंसी जो है दिख रहा है। तो अगर टीएमसी हार रही है तो फिर इसका मतलब यह है कि जिस सीट में टीएमसी के खिलाफ मेन पॉलिटिकल फोर्स जो है वो जीतेगा। अभी मैं आपको पिछले शो में भी बोला था कि ऐसा बहुत सारा सीट बंगाल में था जहां पे बीजेपी लड़ाई में था ही नहीं। बहुत सारा सीट ऐसा था जहां पे टीएमसी के साथ लेफ्ट का लड़ाई हुआ है, और बहुत सारा सीट ऐसा था जहां पे टीएमसी के साथ कांग्रेस का लड़ाई हुआ है। तो जिस सीट में टीएमसी के साथ डायरेक्ट लेफ्ट का या कांग्रेस का लड़ाई हुआ है, उसमें अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा, अगर टीएमसी के खिलाफ मत गिरा होगा, तो वो सारे सीट पे लेफ्ट जीतेगा। आप लेफ्ट के नेता, मैंने लेफ्ट से सवाल पूछा, आपने टीएमसी के बारे में पूरा ब्यौरा बता दिया, अपने बारे में बताया नहीं कि आपका क्या सीन है। वही तो बताया कि बहुत सारे सीट ऐसा है जहां पे टीएमसी आप जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? आप जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? जरूर जीत रहे हैं। अगर टीएमसी के खिलाफ अगर रुझान है, एग्जिट पोल अगर आप देखेंगे एग्जिट पोल, तो टीएमसी के खिलाफ रुझान दिख रहा है। तो अगर टीएमसी के खिलाफ रुझान है तो जो सीट पे टीएमसी के साथ डायरेक्ट लेफ्ट का फाइट हुआ है, सर, मतलब चुनाव में पोलिंग के बाद और एग्जिट पोल के बाद जो बयान सामने आ रहे हैं, स्ट्रांग रूम को लेकर के विवाद गहरा है, मुझे लगता है कि अभी और ज्यादा गहराएगा। आज कोर्ट में गए, कोर्ट से भी वहां फटकार पड़ गई, खारिज हो गया मामला। क्या ये चुनाव के नतीजे वाले दिन के लिए कुछ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है क्या कि अगर हार हो गई तो सब कुछ ईवीएम पर फिर से फोड़ना तय है? प्रत्युष, एक तो मैं नहीं, देखिए विजय सर से मेरा सवाल विजय त्रिवेदी सर से था जी। प्रत्युष जी, एक तो मुझे समझ नहीं आई, मैं तो वैसे थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ ये, लेकिन आप जिसे टेक्निकल ग्लिच कह रहे हैं वो मुझे पॉलिटिकल ग्लिच लग रहा है। ये सारी पार्टी जो है एंटी बीजेपी जो पार्टियां होती थी वो सब एंटी ममता दिखाई दे रही है। ये कोई पॉलिटिकल ग्लिच है क्या कि टीएमसी भी उनके, कांग्रेस भी उनके खिलाफ बोल रही है, एमआईएम भी बोल रही है, लेफ्ट भी बोल रही है। तो ये नया पोस्ट एग्जिट पोल कोई नया समीकरण डेवलपमेंट देख रहा है, बनाया क्या, वो मुझे एक तो समझ नहीं आया। तो इसको पॉलिटिकल ग्लिच बोलिए, टेक्निकल ग्लिच तो ठीक होते रहते हैं मिनट में। तो एक तो बड़ा काम वो है। दूसरा, चंदन जी ने भी बात ठीक कही कि ये जो था काउंटिंग में और जो पोलिंग के वोट के डे का डिफरेंस है, ये तो पहले दिन से इलेक्शन कमीशन ने पहले कर दिया था। आप उसी दिन ऑब्जेक्शन कर सकते हो।
ईसीआई के जो रूल्स हैं रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट में, वो डिस्क्रिशन इलेक्शन कमीशन के पास है। आज सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे कि जो ये ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट है, ये भी डिस्क्रिशन का अधिकार उनके पास है, इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, तो इनमें कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात जिसका जिक्र हुआ कि ये जो टाइम गैप होता है वो इसलिए होता है, एक तो जो ईवीएम मशीन्स हैं और सब चीज़ें हैं वो वहाँ पर पहुँचने में टाइम लगता है कई बार बहुत सारे इलाकों में। बंगाल भी बड़ा इलाका है, बड़ा राज्य है। दूसरा, रीपोलिंग के लिए कम से कम 2 दिन दिए जाना इसमें एक और चीज इन्होंने ऐड ऑन किया है कि असम और केरल ने काउंटिंग के लिए 24 दिन का इंतजार किया, ये भी जोड़ा गया। वो तो अब वैसे तो कहेंगे तो वो 5-4 राज्यों के चुनाव तो पहले हो गए, तो उनके लिए तो बहुत लंबा हो गया, लेकिन मिनिमम ये होता है कि कम से कम 2 दिन तो रीपोलिंग के लिए दिए जाए। और ये तो बंगाल में दिख रहा है, आज यहाँ पर हो रहा है, आज 15 बूथों पर हुआ, बूथ्स पर हुआ, और फिर अभी फाल्ता का भी तो डिसीजन ही नहीं हुआ है इलेक्शन कमीशन ने। यदि वो डिसाइड करता है तो कल क्या होगा कि नहीं होगा, और उससे क्या नतीजे बदल सकते हैं। हाँ, मुझे ये बताइए, ये जो मार्जिन है, 15 बूथ हैं 2 विधानसभा सीटों। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो डिफरेंस है काउंटिंग डे के लास्ट डे ऑफ काउंटिंग और ये लास्ट डे ऑफ वोटिंग और काउंटिंग में, यदि 4 दिन है और 3 दिन है, इससे कोई नतीजों में फर्क पड़ जाएगा क्या? ये तो बेहतर तरीके से सिस्टम को करने की है, लेकिन ये सब माहौल, एक तो कार्यकर्ताओं को जोश, मैं ये नहीं कह रहा कि हारने के लिए है या जीतने का उनका माहौल है, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश बनाए रखने के लिए भी होता है। अब स्ट्रांग रूम के बाहर बैठकर भी आप जोश बना सकते हैं, सारी चीजें। उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां पर रहते हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद थे जब उसे सील किया गया। बात खुद वो मान रही है, ये बात वो खुद पार्टी मान रही है। मैं भास्कर चटर्जी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि इस बार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प चुनाव है, और यहां पर विजय त्रिवेदी सर ने बड़ा अच्छा रेखांकित किया है इसे। उन्होंने कहा कि एक नया समीकरण दिख रहा है। टीएमसी कह रही है कि कांग्रेस लड़े लेकिन टीएमसी को निशाने पर ना ले, ये बड़ा दिलचस्प है। सबको लग रहा है एंटी इनकम्बेंसी है ममता बनर्जी के खिलाफ, तो ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ कौन बड़ी पार्टी उसके टक्कर में है? बीजेपी दिखती है। बाकी पार्टियों को, विपक्षियों को ऐसा क्यों लग रहा है कि टीएमसी हार रही है, गई टीएमसी? ये क्या डेवलपमेंट है सर, ये क्या डेवलपमेंट है? पहला तो आपको बधाई देते हो, इतना टाइम पहले जो भैया। अच्छा, आप इधर तो मूट पॉइंट मैं जो समझा, डिबेट मूट पॉइंट तीनों उठा। एक है एग्जिट पोल का बात, क्या वायलेंस होगा या नहीं होगा। दूसरा है क्या चल रही है, इलेक्शन कमीशन का अधिकार क्या है, उनका डोमेन क्या है, उनका पास क्या डिस्क्रिप्शन है, ये है। और तीसरा बात है जो भाजपा एंड टीएमसी बाइनरी, इसके बाद जो आदर्श होते हैं। तो पहला सवाल है, इलेक्शन कमीशन का ये प्रेरोगेटिव है, इसका डिस्क्रिप्शन है, उसका पास पावर है, उन्होंने जो डिसीजन लिया बहुत पहले लिया, आज ये करने का कोई फायदा है नहीं। बेकार बात होते हैं। बात करने के लिए ठीक है भाई, चलो, लेकिन ये इसका कोई बात ही होते नहीं, सवाल ही पैदा होते नहीं। दूसरा बात होते हैं, ये टीएमसी और भाजपा मानते हैं टीएमसी सत्ता पे अभी तक है, भाजपा कॉन्टेस्ट में है, लेकिन उसका बाद आदर्श हम ऐसे कहते हैं, लेफ्ट कांग्रेस AIM में जो भी है, उनको भी सब मिलके आदर्श कहते हैं। इनका एक वोट परसेंटेज है, एंड दैट वोट परसेंट कांट बी नेग्लिजिबल, दैट इज 16% ऑलमोस्ट। ये एग्जिट पोल अगर ठीक ठाक है, एग्जिट पोल जो पोल डिफरेंस दिखाते हैं ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो 16% ऑफ द टोटल पोल्ड वोट, हम लोग ये कैसे उनको इग्नोर कर सकते हैं? ये इलेक्शन बाइनरी है नहीं, ये बाइनरी चाहते हैं कुछ, ये बाइनरी नहीं। फर्स्टली ये, सेकेंडली देखिए, ये जो एग्जिट पोल हुआ उसमें एक बात है, एग्जिट पोल जो है वो परसेप्शन है, एंड एवरीबॉडी नोज परसेप्शन इज नो रियलिटी, नॉट एट ऑल रियलिटी। जो ठीक है, कौन जीतेगा, वो अनुमान है, जनादेश तो फाइनल होता है, जो 4 तारीख को पता चलेगा। ठीक है, मैं शहजाद जी, लेकिन एक बात सर, एक बात, ये तो मेरे को भी लग रही है, जो भी सत्ता पे आएगा 4, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन का है, उनको लेना चाहिए। अभी तक इलेक्शन कमीशन का पास लॉ एंड ऑर्डर
तो स्टेट लॉ एंड ऑर्डर उसका बाद बहुत क्लैश होगा, तो उसका जिम्मेदारी तो ममता जी ने लेगा नहीं, भाजपा का तो सवाल ही उठते नहीं। देखिए, ये चुनाव के नतीजों के बाद वायलेंस की आशंका आपको भी लग रही है। एआईएमआईएम ने भी इस चिंता को यहाँ पर जताया कि ऐसा हो सकता है 2021 के इतिहास में। इसमें ठीक है, ऐसे आते नहीं। मैं सजा जी, अगर बीजेपी, मैं जोड़ रहा हूं, नतीजे क्या होंगे कोई नहीं जानता है, अनुमान है। अगर बीजेपी की आवश्यकता नहीं है, अगर बीजेपी जीतेगी तो आपके लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? हिंदू सनातन घुसपैठ या कोई और मुद्दा? हमारे लिए सबसे बड़ा फैक्टर होगा। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से था सर। हाँ जी, अच्छा ठीक है श्रेयस भाई। आजकल तो पूरी जनमानस बंगाल में भाजपा की भाषा बोल रही, तो बोल सकते हो। वैसे हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि बंगाल के साथ जो पिछले 40-50 वर्षों से अन्याय हुआ है, पूरे बंगाल को, सभी लोगों को, कौन किस पार्टी से, उससे कोई देखते हुए नहीं, पूरे बंगाल को आगे बढ़ाना, सुरक्षित रखना, ये हमारी प्राथमिकता है। नहीं, मैंने मुद्दे पूछे क्योंकि चुनाव के मेरे लिए मुद्दा पूरे बंगाल को, उन्होंने कहा, सुलेंदु अधिकारी ने कहा हिंदू सनातन बड़ा मुद्दा है, थोड़ा सा और अगर बीजेपी नहीं आएगी तो हिंदू सनातन खतरे में चला जाएगा। प्रत्युष जी, आप केवल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए रोक लीजिए, तो पूरी बात समझ में आएगी। अभी विजय जी ने भी एक बात का जिक्र किया, अरे क्यों आपका नहीं आ रहा है सीट भाई, 40 सीट नहीं आ रही है। मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड। सोमनाथ जी, कभी तो नाम के हिसाब से बिहेव करो, गजनी की भाषा बोल रहे हो आप, कभी तो गजनी की भाषा बोल रहे हो। इश्तिहार निकाल दिया आपने, संकल्प पत्र के बदले इश्तिहार निकाल दिया। वो बॉबी हकीम बोल रहा है उर्दू बुलवाएंगे। हाँ, सबको उर्दू बुलवाएंगे। आपका नाम क्या होगा उर्दू में? आपका नाम क्या होगा उर्दू में बताओ? गजनी रखना पड़ेगा आपका नाम। अब सुन लीजिए थोड़ा, अभी आपका नेटवर्क फुल चल रहा है, अभी आप हमको पाकिस्तान, अभी इनका नेटवर्क फुल चल रहा है। इंटरप्शन के टाइम पे इनका गुंडागर्दी करने में इनका नेटवर्क फुल चलता है। मैं बोल दूं क्या अपनी बात? अरे जी वालों बोलने दो। सोमनाथ जी, एक सेकंड, मेरा सवाल इनसे ये था कि अगर ये जीतेंगे तो इनके लिए क्या मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण, हारेंगे तो क्या फैक्टर होगा? भाई ये खामखा का ऑर्केस्ट्रा की तरह बज रहा है भाई। एक सेकंड सुन लो ना भाई, एक सेकंड सोमनाथ जी, आप अपना टाइम और मेरा टाइम और जलसा का टाइम एक सेकंड भाई, अपनी बारी में बोलो भाई। सोमनाथ जी, आप बोल लीजिएगा, मौका मिलेगा। आप अपनी बात चालू कर दी है, शहजाद जी अपनी बात रखें। कैसे रखूं भाई? ऐसे नहीं रख सकता ना भाई, इंपॉर्टेंट चीज कम्युनिकेट करनी है, करके रखिएगा। हाँ देखिए, अभी नाटक बहुत नाटक अरे यार, इनकी 40 सीटें आने वाली है, दुनिया भर का शोर मचा रहे हैं, चोर मचाए शोर। बनने का नाटक मत करिए। अरे भाई प्रत्युष जी, प्लीज आप अपने पीसीआर से रिक्वेस्ट, आप बोले। कैसे बोलूं मैं? सुपर ह्यूमन थोड़ी है कि भाई 10 लोग चिल्लाते रहेंगे बीच में बोलूं मैं? सुनिए, ऐसा है कि अभी विजय जी ने एक बात कही कि कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाने के लिए स्ट्रांग रूम के बाहर वगैरह जाने का कोई प्रयास करता है, पर विजय जी मुझसे ज्यादा अनुभवी है। जितना हम धरती पे नहीं है, उससे ज्यादा पत्रकारिता ने की। अब 4 तारीख को कार्यकर्ताओं का उत्साह क्यों बढ़ाना है भाई? चुनाव तो हो गए, उत्साह बढ़ाना है तो इंस्टीट्यूशन का उत्साह बढ़ाना चाहिए। मैं विजय जी पे कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं विजय जी की बात को लेते हुए बोल रहा हूं कि इंस्टीट्यूशन हमारे देश में ना बीजेपी के, ना कांग्रेस के, ना तृणमूल के, इंस्टीट्यूशन की इंटेग्रिटी बनी रहे ताकि लोग उस पर जाकर हमला ना करें। पर यह बयान देना कि सेंट्रल फोर्स ये कर रही है, इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है, तो किसी के मन में कुछ गलत ख्याल है। और हमारे लिए, मैं फिर से बता रहा हूं, 4 तारीख को हमारी 2 प्रायोरिटी है। एक तो टीएमसी के गुंडों को उल्टा करके हम लटका के सीधा करेंगे, और दूसरा हम पूरे बंगाल में बिना भेदभाव के सबका विकास करेंगे। हमारी 2 प्रायोरिटी है। आपने ये नहीं बताया कि आपके अगर जीतते हैं तो आप सबसे बड़ा सेहरा मोहरा किसको देंगे, किस मुद्दे को? घुसपैठ को, हिंदू सनातन को? हार गए तो कौन से फैक्टर होंगे? वो तो मंथन करते हैं आप लोग। ममता वर्सेस जनता है, ये चुनाव भय वर्सेस लोकतंत्र है। तो इसमें सबसे बड़ा सेहरा जनता और लोकतंत्र के सिर पे होगा। इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल फोर्सेस, जनता और बंगाल, इनके सिर पे सेहरा होगा। और 2-3 सेहरा कांग्रेस वालों के भी सिर पे लगा देंगे। 2-3 सेहरा इनके सिर पे लगा देंगे, क्योंकि कांग्रेस वाले कंफ्यूजन में रहते हैं। कांग्रेस ने मदद की बीजेपी को जिताने में, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस के वोटर, लेफ्ट के वोटर सब हमको ही वोट, आदिल हसन उनको कांग्रेस पर भरोसा नहीं बचा। प्रत्युष भाई, हम तो ये बोलेंगे कि सेंट्रल फोर्स को 180 दिन नहीं 360 दिन रहे, क्योंकि जो वायलेंस होगा, ममता बनर्जी से बड़ा डिक्टेटर कोई नहीं है, तानाशाह कोई नहीं है। ये नहीं चाहती है इस मुसलमानों के वोट पर ये सत्ता में आई है, और मुसलमानों के साथ सब नॉर्थ बंगाल को सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट किया है इन्होंने। ना एम्स खुला, वहां बीडी वर्कर को सिर्फ 191 रुपया मिलता है। नॉर्थ बंगाल नेग्लेक्ट हुआ। नॉर्थ बंगाल में ना हॉस्पिटल है, ना
ना यूनिवर्सिटी है, ना मेडिकल कॉलेज है। ममता बनर्जी से बड़ा तानाशाह हिंदुस्तान की राजनीति में शायद ही कोई है। और इन्होंने, इनका बंगाल पुलिस ने कहीं साथ नहीं दिया था बैरिस्टर साहब की सिक्योरिटी में। इतना लॉलेसनेस है। मैं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज को गुजारिश कर रहा हूं कि पोस्ट पोल वायलेंस पर ये नजर रखे, इलेक्शन कमीशन ने नजर रखे, क्योंकि अगर सेंट्रल ऑब्जर्वर नहीं होता तो चुनाव। विजय सर मैं थोड़ा सा इससे आगे फ्यूचर पॉलिटिक्स की बात करना चाहूंगा जल्दी से। ये चुनाव लोग कह रहे हैं कि ये तय करेगा अगले साल देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव है, यूपी में है, पंजाब में है, उत्तराखंड में है। अगर ममता बनर्जी चुनाव जीत जाती है तो क्या वो विपक्ष के बीच सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगी? हार गई तो क्या मैसेजिंग होगी आने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए? हालांकि पृथ्वी जी, मैं इसको इसलिए भी थोड़ा सा टालता हूं कि अभी तो रोका होने का मौका था और आप बच्चे का एडमिशन कौन से स्कूल में होगा? नहीं सर, यहाँ पर जीत और हार बहुत कुछ तय करेगी, आप भी जानते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल ठीक है। और ममता जी अगर जीतती हैं तो जाहिर है, देखिए दोनों ही तरफ आप चंदन जी को परेशान कर रहे हैं। ममता जी अगर जीत जाती हैं तो फिर कांग्रेस और सारा जो है इंडिया ब्लॉक का लीड करने की संभावना। इसीलिए मैंने कहा कि ममता बनर्जी विपक्ष का बड़ा चेहरा दोनों जगह घिसेगा, विपक्ष की तरफ हो जाएगा। और अभी तो आपने देखा है कि सब लोग वहां पर खड़े हुए हैं, अखिलेश जी वहां गए और लोग गए, तो विपक्ष की तरफ से ममता जी को एक ग्रीन सिग्नल पहले से ही मिला हुआ है। अगर वो जीत जाती हैं तो फिर वो एक बड़ी ताकत बनेंगी। और उन्होंने एक मैसेज दिया कि भाई मैं दिल्ली जाकर लड़ाई लड़ूंगी, ठीक है। लेकिन मैं ऐसी लड़ाइयाँ विधानसभा चुनावों से पहले बहुत सारे नेताओं की देख रहा हूँ। 2012 में मैं देखा था एक प्रधानमंत्री बनने वाली थी, दलित प्रधानमंत्री, तो वो हम कहाँ देख रहे थे। इसलिए चुनावों के नतीजे आने दीजिए। और हार जाती हैं तो सबसे बड़ी जरूरत होगी तृणमूल कांग्रेस को, क्या वो एकजुट रख पाएंगी कि नहीं रख पाएंगी। क्योंकि जो पार्टी पर्सनैलिटी ड्रिवन पार्टीज होती हैं उनके लिए बड़ा खतरा हो जाता है। आप देखिए तेजस्वी जी की पार्टी को देख लीजिए, आरजेडी को देख लीजिए, और पार्टीज को बहुत सारे, नवीन जी की पार्टी को देख लीजिए, तमाम शिवसेना को देख लीजिए। जो भी पार्टी एक लीडर ड्रिवन होती है केवल मतलब व्यक्ति के तौर पर, वो उनका जो पूरा का पूरा ग्लू है वो पावर होता है। अगर पावर में आप नहीं रहे तो इतना तेजी से बिखरती हैं कि उसका मुश्किल हो जाता है। 1989 को देख लीजिए, जनता दल को जो बना था वीपी सिंह, मतलब कोई वो उस तरह से नहीं थे, लेकिन वीपी सिंह आए और जनता दल टूटा तो वो कहाँ है उसके आज हिस्सों का भी नहीं पता है। तो इसलिए उनको पार्टी को एकजुट रखना, और क्या अभिषेक जी के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी, चंदन जी मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। चंदन जी मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। हालांकि सोमनाथ जी ने इनको सलाह दी, आप टीएमसी पर इतने हमलावर क्यों थे, आपको इतना हमलावर नहीं होना चाहिए था। हालांकि उतने हमले हमने देखे नहीं टीएमसी पर कांग्रेस के। कितनी रैलियां, कितनी सभाएं वहां पर राहुल गांधी ने की, सब ने देखा। तो क्या आप मन से लड़ रहे थे, बेमन से लड़ रहे थे? 294 सीटों पर आपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया, लेकिन आपने कभी सरकार बनाने का दावा नहीं किया कि हम सरकार बनाएंगे। नहीं, ये एंटी क्लाइमेक्स हो जाएगा, क्योंकि मैं तो पुनावाला जी नहीं हूँ जैसे 40 सीट किसका मिलेगा और कैसे एस्ट्रोलॉजी बनेगा बीजेपी का फेवर में, ये बताने नहीं चाहता। लेकिन ये बताने जरूर चाहूंगा, अगर बीजेपी सत्ता में आए ये बंगाल में, अगर ऐसा परिस्थिति बने, पूनावाला जी अफर्मेटिवली कुछ बताने नहीं सकते क्या डेवलपमेंट का स्केल होगा। एकदम कुछ नहीं, उल्टा करके क्या, सीधा करके क्या करेंगे तो दूसरा बात है। ईवी एब्सोल्युटली थ्रेट पॉइंट है। तो एक ही साथ जो बोलने का, मेरा बोलने का जो मुद्दा था, ये दोनों पार्टियां, इन लोगों का ये लॉ एंड ऑर्डर डिसऑर्डर करने का चक्कर में है। तो बोलने का, इसीलिए मैं बोले ये आफ्टर शॉक, पहले तो ये करे जो पार्टी सत्ता में, मतलब मैं जो समझ पाया आपकी बात से कि बीजेपी आएगी तब भी वायलेंस होगा, टीएमसी आएगी तब भी वायलेंस होगा, आप यही कहना चाह रहे हैं? तो मालूम है इसे आने पे कोई ऐसा मुझे मैंने सवाल कांग्रेस से पूछा, लेकिन आप सरकार टीएमसी या बीजेपी की बना रहे हैं। एक बार भी नहीं कहा कि कांग्रेस आएगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी। तो करना, मतलब ये तो करना है, इसमें सत्ता में आने का जरूरत नहीं है, इसमें सत्ता में आने का जरूरत नहीं है। चंदन जी हमारे पैनलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार ये भी कह रहे हैं कि उतना कॉन्फिडेंस अभी कांग्रेस में नहीं आया कि वो खुलकर कह दे सरकार बना रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। नहीं, पर एक 10 सेकंड केवल 10 सेकंड चंदन जी की बात का जवाब दो। 10 सेकंड चंदन जी एक सेकंड। हाँ, देखिए, भाजपा आज की तारीख में 19-20 प्रदेशों में अपने दम पे और एनडीए के दम पे है। एक भी, और हमारी सरकारें रिपीट होती है, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कितने वर्षों से उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, एक जगह, और विजय जी हमको बख्शेंगे नहीं, एक जगह जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को पीटा गया हो,
एक जगह के कांग्रेस के कार्यकर्ता को। गुजरात में तो कितने सत्ता में हम लोग कितने समय से, मुझे लगता है ये भाजपा के बारे में दुष्प्रचार नहीं फैलाना चाहिए। भाजपा विक्ट्री हो डिफीट हो, जो भी वर्डिक्ट हो, हम सम्मान करते हैं उसका, और बंगाल में भी सम्मान करेंगे। इसलिए अभी से शुभेंदु जी की जो बातें उनको सुनिए आप गौर से। चलिए, अब वो तो जनता का जनादेश है, जनता का जनादेश 4 तारीख को पता चल जाएगा किसकी सरकार वहां पर बनने वाली है और नतीजों के बाद वहां पर क्या होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।